हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम संवैधानिक पद जैसे कि उप प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल आदि से संबंधित टॉप 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल किए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर उप प्रधानमंत्री का? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इन तीनों पदों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, लेकिन उप प्रधानमंत्री का नाम का कोई संवैधानिक पद नहीं है और यह पद केवल राजनीतिक आवश्यकता या परंपरा के आधार पर बनाया जाता है। भारत में कई नेताओं ने उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, चौधरी देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी, लेकिन संविधान में इस पद का कोई भी प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था राष्ट्र के हित में नहीं है, प्रधानमंत्री के हित में नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है या फिर राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करती है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है। उप प्रधानमंत्री का पद भारतीय संविधान में नहीं है, यह केवल राजनीतिक परिस्थितियों में बनाया जाता है। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार में प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों समान रूप से शक्तिशाली माने जाने जाने लगे तो नेतृत्व को लेकर भ्रम और शक्ति का द्वंद्व पैदा हो सकता है। इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों में पारंपरिक उत्तर माना जाता है कि उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का मुख्य सहायक होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उप प्रधानमंत्री भारतीय संविधान में कोई संवैधानिक पद नहीं है, यह पद केवल राजनीतिक सुविधा और प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर बनाया जाता है। जब किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो उसका मुख्य कार्य प्रधानमंत्री की सहायता करना, सरकार के कार्यों में सहयोग देना और आवश्यकता पड़ने पर समन्वय स्थापित करना होता है और वह प्रधानमंत्री का मुख्य सहायक माना जाता है, न कि उसका प्रतियोगी या मार्गदर्शक। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वे स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में गृह मंत्री भी थे। हालांकि उप प्रधानमंत्री का पद संविधान में नहीं है, फिर भी प्रशासनिक और राजनीतिक आवश्यकता के कारण सरदार पटेल को यह दायित्व दिया गया। उन्होंने 562 से अधिक रियासतों का भारतीय संघ के विलय कर देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया और इसी महान योगदान के कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? तो राइट आंसर है मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई के कार्यकाल के दौरान दोस्तों दो दो उप प्रधानमंत्री एक साथ जो है वो नियुक्त हुए थे। मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री कार्यकाल 1977 से 1979 में पहली बार ऐसा हुआ कि एक साथ दो उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। और वो कौन कौन से थे?
चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। हालांकि उप प्रधानमंत्री का पद संविधान में नहीं है, फिर भी जनता पार्टी सरकार में राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों नेताओं को यह पद दिया गया था। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? तो राइट आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं होते, फिर भी उन्हें संसद के दोनों सदनों तथा उनकी समितियों की कार्यवाही में भाग लेने और सदन को संबोधित करने का अधिकार होता है। लेकिन ध्यान रहे, उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि वे सांसद नहीं होते और यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में दिया गया है। संवैधानिक दृष्टि से यह देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होता है? राइट आंसर है कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। उप प्रधानमंत्री का पद भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है, इसलिए इसे कोई अलग संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। संवैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री भी एक कैबिनेट मंत्री ही होता है। उसे केवल राजनीतिक या प्रशासनिक महत्व देने के लिए उप प्रधानमंत्री की उपाधि दी जाती है, यानी कि संविधान में उसकी स्थिति कैबिनेट मंत्री के बराबर मानी जाती है, न कि प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति के बराबर। नेक्स्ट प्रश्न है, अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का 7। तो अब तक टोटल 7 जो हैं वो भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं। अब तक भारत में कुल 7 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए जा चुके हैं और यह पद संवैधानिक पद नहीं है, बल्कि राजनीतिक आवश्यकता के अनुसार बनाया जाता है। अब तक उप प्रधानमंत्री रहे प्रमुख व्यक्ति हैं, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम, वाई चावहान, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये 7 जो हैं वो उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण सत्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है और ना ही संवैधानिक मान्यता है। उप प्रधानमंत्री का पद भारतीय संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है और संविधान में केवल प्रधानमंत्री और मंत्रियों का उल्लेख है। जब भी किसी नेता को उप प्रधानमंत्री बनाया गया तो वह केवल राजनीतिक या प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाया गया पद था और इस पद को कोई अलग संवैधानिक दर्जा या संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए उप प्रधानमंत्री का पद केवल परंपरा और राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित है, संविधान पर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बीडी जत्ती। तो दोस्तों बीडी जत्ती जो हैं वो भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। सरदार पटेल, एल के आडवाणी और चरण सिंह ये तीनों ही उप प्रधानमंत्री रहे हैं। बीडी जत्ती कभी भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। वे भारत के उपराष्ट्रपति रहे और 1977 में कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे। जबकि सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री रहे और लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 तक उप प्रधानमंत्री रहे हैं। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? तो राइट आंसर है 1967 से लेकर 1969 तक। मोरारजी देसाई वर्ष 1967 से 1969 तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे और इस दौरान उनके पास वित्त मंत्रालय का भी महत्वपूर्ण कार्यभार था। बाद में कांग्रेस में विभाजन के बाद उन्होंने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद 1977 में वे स्वयं भारत के प्रधानमंत्री बने।
लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? राइट आंसर है 10% होनी चाहिए। सामान्य जीके और प्रतियोगी परीक्षाओं में यह माना जाता है कि लोकसभा में किसी दल को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता पाने के लिए कुछ सदस्यों का कम से कम 10% होना चाहिए। लोकसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या 543 है, इसलिए 10% यानी कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए। और इसी कारण कई बार 2014 और 2019 में सबसे बड़े विपक्षी दल को यह दर्जा नहीं मिला, क्योंकि उसके पास 55 से कम सदस्य थे। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैबिनेट मंत्री। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान वेतन भत्ते, सरकारी आवास, कार्यालय और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। और यह व्यवस्था जो है वो विपक्ष के नेता का वेतन और भत्ते अधिनियम 1977 के तहत की गई है। विपक्ष का नेता लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की नीतियों की समीक्षा करता है और जनता के हितों की आवाज संसद में उठाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? तो राइट आंसर है राम सुभग सिंह। लोकसभा के पहले मान्यता विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह थे। उन्हें 1969 में लोकसभा में पहले आधिकारिक विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता मिली थी। और इससे पहले संसद में विपक्ष तो था, लेकिन किसी दल के पास आवश्यक संख्या न होने के कारण विपक्ष के नेता को आधिकारिक मान्यता नहीं मिली थी। और बाद में 1977 के लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट के तहत इस पद को कानूनी मान्यता दी गई थी। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कमलापति त्रिपाठी। तो दोस्तों, राज्यसभा में प्रथम मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता कमलापति त्रिपाठी थे। उन्हें 1977 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता मिली। और यह वही समय था जब संसद में विपक्ष के नेता के वेतन एवं भत्ते अधिनियम 1977 लागू हुआ और इस पद को वैधिक मान्यता मिली। कमलापति त्रिपाठी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और संसदीय परंपराओं के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। किस व्यक्ति को सर्वप्रथम विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता मिली तथा कैबिनेट मंत्री के समान वेतन आदि दिया गया? राइट आंसर है YV चौहान। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर कभी नहीं रहे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह कभी भी लोकसभा के विपक्ष के नेता नहीं रहे। इसका कारण यह है कि वे अधिकांश समय राज्यसभा के सदस्य रहे। वे 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता कभी नहीं बने। जबकि LK आडवाणी लोकसभा में विपक्ष के नेता रहे, शरद पवार भी लोकसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं। सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की नेता रहीं, लेकिन कई बार पुस्तकों में इस प्रश्न का उत्तर मनमोहन सिंह दिया जाता है, क्योंकि वे कभी लोकसभा में विपक्ष के नेता नहीं रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राइट आंसर है इस प्रश्न का लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने से करते हैं। नई लोकसभा के गठन के बाद राष्ट्रपति द्वारा पहली बैठक बुलाए जाने पर लोकसभा के सदस्य मतदान करके अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और संविधान में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं लिखा है, बल्कि लोकसभा के सदस्य लिखा गया है।
इसलिए यदि किसी मनोनीत सदस्य की व्यवस्था होती है तब भी संवैधानिक भाषा लोकसभा के सदस्य ही रहती है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं और नई लोकसभा के गठन के बाद राष्ट्रपति पहली बैठक बुलाते हैं और फिर लोकसभा के सभी सदस्य मतदान करके अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। जनता सीधे स्पीकर का चुनाव नहीं करती। केवल बहुमत दल के सदस्य भी स्पीकर का चुनाव नहीं करते, बल्कि पूरी लोकसभा मतदान करती है। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। आम चुनाव के बाद जब नई लोकसभा का गठन होता है तब सबसे पहले राष्ट्रपति एक वरिष्ठ संसद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करते हैं और अस्थायी अध्यक्ष का मुख्य कार्य होता है नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाना, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराना। जैसे ही नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, अस्थायी अध्यक्ष का कार्य समाप्त हो जाता है। लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस रूप में शपथ लेता है? राइट आंसर है लोकसभा के आम सदस्य के रूप में। लोकसभा अध्यक्ष के लिए संविधान में अलग से किसी शपथ का प्रावधान नहीं है। जब कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य चुना जाता है तो वह सांसद के रूप में ही अनुच्छेद 99 के तहत शपथ या प्रतिज्ञा लेता है और इसके बाद जब वही सदस्य लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है तो उसे अध्यक्ष पद के लिए अलग से शपथ नहीं दिलाई जाती। इसलिए वह केवल लोकसभा के एक सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? राइट आंसर है शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद अलग से कोई शपथ नहीं दिलाई जाती। जब कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य चुना जाता है तो वह सबसे पहले ही सांसद के रूप में संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत शपथ ले चुका होता है। इसके बाद जब वही सदस्य लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है तो अध्यक्ष पद के लिए अलग शपथ का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, आम चुनावों के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर बी है। आम चुनाव के बाद जब नई लोकसभा का गठन होता है तब अल्पकालीन अध्यक्ष का चयन नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है और आमतौर पर राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सांसद को यह जिम्मेदारी देते हैं, लेकिन यह संवैधानिक नियम नहीं है बल्कि एक परंपरा है। जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे कौन होते हैं? वे होते हैं, राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी, लोकसभा के। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव केवल लोकसभा के सदस्य करते हैं और इस चुनाव में राज्यसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। सदन के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर चुनाव नहीं करते। मंत्रिमंडल इसमें कोई संबंध नहीं होता। नई लोकसभा के गठन के बाद लोकसभा के सभी सदस्य मतदान करके अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अगली लोकसभा के गठन के बाद। लोकसभा भंग होने पर भी लोकसभा अध्यक्ष तुरंत अपना पद नहीं छोड़ता। संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष अपने पद तब तक बने रहते हैं जब तक नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता और इस व्यवस्था का उद्देश्य ये है कि अध्यक्ष का पद कभी रिक्त नहीं रहे और संसदीय कार्यों में निरंतरता बनी रहे।
लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष यदि अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं तो वे अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं, और इसी प्रकार यदि लोकसभा उपाध्यक्ष इस्तीफा देते हैं तो वे अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, और यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 में दिया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर। लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से लोकसभा के सदस्य ही हटा सकते हैं। इसके लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव लाया जाता है, और यदि वह साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो अध्यक्ष पद से हट जाता है, और इस प्रस्ताव को लाने से पहले कम से कम 14 दिन का नोटिस देना आवश्यक होता है, और यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 में दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 लाख रुपए। लोकसभा अध्यक्ष को वर्तमान में 4 लाख प्रतिमाह वेतन मिलता है, और इसके अलावा उन्हें सरकारी आवास, स्टाफ, वाहन, चिकित्सा तथा अन्य भत्तों जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। और लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं और अनुशासन बनाए रखते हैं, और सदन के नियमों का पालन सुनिश्चित करते हैं। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्य का राज्यपाल करता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में दिया गया है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार होता है। वह राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है, और उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों में राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। लोकसभा में मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग कौन कर सकता है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों, लोकसभा में यदि किसी प्रस्ताव या विधेयक पर मतों की संख्या बराबर हो जाती है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः लोकसभा अध्यक्ष मतदान नहीं करते, लेकिन मत बराबर होने पर ही वे निर्णायक मत देकर निर्णय करते हैं, और यह व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के 1 में दी गई है। लोकसभा के अध्यक्ष प्राप्त हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार। लोकसभा अध्यक्ष सामान्य परिस्थितियों में मतदान नहीं करते, लेकिन यदि किसी प्रस्ताव या विधेयक पर पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो जाएं, तब अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। यानी अध्यक्ष को केवल समान मत की स्थिति में ही मतदान का अधिकार प्राप्त होता है, और यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के 1 में दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा का उपाध्यक्ष। यदि लोकसभा अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं तो वे अपने हस्ताक्षर युक्त त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करते हैं। इसी प्रकार यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस्तीफा देता है तो वह अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है, और यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 में दिया गया है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं तो संसद के बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, संसद द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य।
यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के चेयरपर्सन के पैनल में से प्रथम सदस्य सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है और यह पैनल लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है और सदन की कार्यवाही चलाने के लिए तैयार रखा जाता है। यदि नई लोकसभा के गठन के समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं हों, तो राष्ट्रपति प्रो टेम स्पीकर नियुक्त करते हैं, लेकिन कार्यकाल के दौरान दोनों पद रिक्त होने पर प्रश्न का सही उत्तर चेयरपर्सन पैनल का प्रथम सदस्य माना जाता है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष के। लोकसभा सचिवालय किसी मंत्रालय के अधीन नहीं होता और यह प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करता है। इसका उद्देश्य लोकसभा की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखना है। इसी कारण गृह मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय का इस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यदि लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित ना हो तो लोकसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं और यदि वे भी अनुपस्थित हों तो राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करते हैं। यह प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में दिया गया है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यदि लोकसभा अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित कर देते हैं तो उसके निर्णय को अंतिम माना जाता है और यह प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110(3) में दिया गया है। निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नियम समिति। लोकसभा अध्यक्ष नियम समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नियम समिति का कार्य लोकसभा की कार्यवाही से संबंधित नियमों में संशोधन करना तथा आवश्यक सुझाव देना होता है। ध्यान रखें कि प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः विपक्ष का सदस्य होता है। विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष भी अलग से नियुक्त किया जाता है। लोकसभा में गढ़ पूर्ति पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, उपर्युक्त में से कुछ भी। यदि लोकसभा में कोरम पूरा नहीं होता, यानी सदन की कार्यवाही चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य उपस्थित नहीं है, तो लोकसभा अध्यक्ष दो में से कोई भी कदम उठा सकते हैं। सदन को स्थगित कर सकते हैं, बैठक को तब तक निलंबित कर सकते हैं जब तक कोरम पूरा न हो जाए और यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 और लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के अनुसार है। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, अध्यक्ष। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। महासचिव लोकसभा सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है और वह लोकसभा अध्यक्ष को संसदीय कार्यवाही नियमों और प्रशासनिक मामलों में सलाह देता है तथा सदन की कार्यवाही के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्यान रखें, राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते, उपाध्यक्ष नियुक्त नहीं करते, शासन दल का नेता भी नियुक्त नहीं करता है।
संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष को। जब संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यदि संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर मतों की संख्या बराबर हो जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं और यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक से संबंधित है। इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा के स्पीकर। परीक्षा में अक्सर धन विधेयक और वित्त विधेयक शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर कर दिया जाता है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि किसी विधेयक के धन वित्त विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है तो उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। विशेष रूप से धन विधेयक के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के 3 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। किसी भी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। यदि लोकसभा अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित कर देते हैं तो उसका निर्णय अंतिम माना जाता है और यह प्रावधान 110 के 3 में दिया गया है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण व नियंत्रण में कार्य करता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा सचिवालय किसी मंत्रालय के अधीन नहीं होता। यह प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करता है। लोकसभा सचिवालय का कार्य है लोकसभा की कार्यवाही का संचालन कराने में सहायता करना, सांसदों को संसदीय कार्यों में सहयोग देना, समितियों और सचिवालय के प्रशासन का संचालन करना और इस व्यवस्था का उद्देश्य लोकसभा की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों में नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाद विवाद एवं मतदान में भाग लेना। लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं, इसलिए वे सामान्य रूप से वाद विवाद और मतदान में भाग नहीं लेते। हाँ, यदि मतों की संख्या बराबर हो जाए तो वे निर्णायक मत दे सकते हैं। बारी अधिकार अध्यक्ष के पास होते हैं किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करना, सदन की कार्यवाही और नियमों का संचालन करना और विभिन्न संसदीय समितियों में सदस्यों की नियुक्ति करना। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अध्यक्ष। संसद में किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। यदि लोकसभा अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित कर देते हैं तो उसका निर्णय अंतिम माना जाता है और उस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती बल्कि उसका चुनाव लोकसभा के सदस्य स्वयं करते हैं। नई लोकसभा के गठन के बाद लोकसभा की पहली बैठकों में अध्यक्ष का चुनाव कराया जाता है और इसके बाद अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं और सदस्य की गरिमा तथा निष्पक्षता बनाए रखते हैं। और यह प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में दिया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? राइट आंसर है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए लोकसभा में एक विशेष संकल्प लाया जाता है
और यह संकल्प लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। केवल उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत पर्याप्त नहीं होता, इसके लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना भी आवश्यक है। और यह प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 में दिया गया है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। जब किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद हो जाता है, तब संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है और इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। हालांकि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन उसे बुलाते राष्ट्रपति हैं। और यह प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में दिया गया है। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जीवी मावलंकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। वे 1952 में पहली लोकसभा के गठन के बाद लोकसभा अध्यक्ष चुने गए और भारतीय संसदीय परंपराओं की मजबूत नींव रखने के कारण उन्हें लोकसभा का जनक भी कहा जाता है और वे 1952 से 1956 तक इस पद पर रहे थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने संवैधानिक पद से संबंधित टॉप 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।